भारतीय संस्कृति का संपूर्ण ढांचा। अब इको आ रही है। अच्छा। ये अब आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्ट्रक्चर समझने के लिए भारतीय संस्कृति का क्या स्ट्रक्चर रहा, मूल उद्देश्य जो वो लेके चली, उसके लिए अब ये कह रहे हैं भारतीय संस्कृति के इतिहास में 3 अवस्थाएं अथवा युग। ये क्या-क्या अवस्थाएं आई? पेज 142। अतएव सभी महान संस्कृतियों के इतिहास में हम 3 कालों में से होकर गुजरने वाला मार्ग पाते हैं, क्योंकि यह मार्ग वस्तुओं के इस सत्य का एक आवश्यक परिणाम है। पहला काल होता है विस्तृत और शिथिल रचना का। दूसरा काल होता है जिसमें हम रूपों, सांचों और गतिज छंदों को निर्धारित होते देखते हैं, और अंतिम या संकटपूर्ण काल होता है वयोवर्धन, क्षय और विघटन का। इसको इजी तरीके से समझते हैं, ये 3 काल किस तरीके से हुए। एक कोई भी पंथ का, धर्म का, कोई विचारधारा का प्रवर्तक है, वो एक मार्ग को डिजाइन करता है, एक मार्ग तैयार करता है कि इसकी ओर, परमात्मा की ओर जाने का ये मार्ग है। वो एक कोई फिलोसॉफी लेके आता है, उसमें सारे प्रयोग करता है, चिंतन करता है, ये करता है। ये पहला काल हो गया। आपका पहला काल होता है विस्तृत और शिथिल रचना का। इसमें सारी चीजें वो ट्राई करना। दूसरे के अंदर वो एक कोई एक चीज के ऊपर आता है और वो कहता है देखो ये बेटर है, मैंने ये देख लिया, सुबह उठने का ये समय ठीक है, इस तरीके से काम करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, संस्थागत तरीके से ये रूप है, इसके ये सांचे हैं, ये रिदम्स हैं। इनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि आप उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने काफी चीजें ट्राई करी, ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ब्रेड बनाने के अंदर मैंने बड़े कॉम्बिनेशंस देखे कि इसमें आटा ये वाला होना चाहिए, पानी ये वाला होना चाहिए। मैंने सारी चीज ट्राई करी। आप लोगों के हिसाब से जिस एरिया में आप हो, उस हिसाब से ये रेशो, ये चीज आप ये कर लिया करो, आपका ये काम हो जाएगा। तो ऐसे ही परिवार में इस तरीके से किया करो, समाज में इस तरीके से किया करो, शिक्षा में इस तरीके से किया करो। आपको निर्माण करना है, ये है। ये सारे धीरे-धीरे रूप जितने भी हैं, अरे भाई रूप आज भी जो भी चल रहे हैं सेट किए हुए हैं। सामान्य व्यक्ति उनको वैसे ही फॉलो करता रहता है। उसको ये नहीं पूछता कि आज ये कोई आवश्यक है, नहीं है, क्या नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं। पर पहला काल ये, दूसरा इसके अंदर रूप, साँचे, गति, छंद ये निर्धारित होते देखते हैं, और अंतिम के अंदर अब धीरे-धीरे किसी ने उस समय मान लो कोई एक टेक्नोलॉजी लेके आया, हमको प्रिंटिंग करनी है। उद्देश्य तो है कि हमको विचारधारा महाश्री अरविंद की है वो आगे लेके जानी है। आप एक प्रेस, आपने इस समय जो बेस्ट है वो लगा ली। अब समय के साथ वो प्रेस कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, सारी चीजें आ गई। कौन सी चीज सैक्रोसेंट है, कौन सी चीज को निकाल बाहर कर देना चाहिए, ये प्रश्न हर संस्था के अंदर, मैं खाली प्रेस की बात नहीं कर रहा, कौन से विचार को रखना चाहिए, कौन से वाला सैक्रोसेंट है भी नहीं है। जबरदस्ती इसको श्री अरविंद कह रहे हैं भी हमको, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सैक्रोसेंट सारे कि भी हम तो अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाई, अरे पर है ही नहीं वो उस चीज के लिए। श्री अरविंद साफ साफ कह रहे हैं ये बात, कौन सी चीज में कितना परिवर्तन करना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, कौन से में चाहिए, कितना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने। भाई आज एआई आ जाएगी तो शिक्षा के अंदर क्या क्या ऊपर नीचे होगी। आपके सारे जितने भी कार्यक्रम हैं और हैं उनमें फर्क नहीं आएगा। निर्माण भवन का कर रहे हो, उसमें कितना बड़ा फर्क आ गया पहले में आज के अंदर। उसमें कंसिडरेशंस का और का, जीवन जी रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन है, कितना बड़ा फर्क आ गया उसके तरीके से, बेसिक सारे स्ट्रक्चर में।
पर अभी भी टेक्नोलॉजी जो बाहरी तो चेंज हो गई ट्रांसपोर्टेशन की ओर की, शिक्षा की चेंज ही नहीं हुई। इसलिए मनुष्य जाति अब ये एक बहुत बड़े संकट के अंदर आके, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इस विषय में कि शिक्षा को लेके क्या होगा, एआई क्या करेगी। अभी शिक्षा तो एक तरीके से फ्यूल कर रही है आपकी इंडस्ट्री को कि भाई ये तैयार कर लो, इस प्रोफेशन को तैयार कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो। अब ये सारा कैसे रिस्ट्रक्चर होगा, आगे व्यक्ति क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी का आज जो उपयोग है, आज किसी को फ़ोन करते हो और सबसे पहले आपको फ़ोन के ऊपर ये होता है कि ये फ्रॉड हो सकता है, आपके पास किसी इसके फ़ोन आ सकते हैं। अब ये कॉमन चीज़ें हो गई जो हम इन चीज़ों के आदी हो गए। जिस तरीके का चारों तरफ माहौल है, ये कोई मनुष्य जाति का माहौल है क्या? देखो आप, ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि हमारे जीवन के वैल्यूज़ क्या हैं? इन चीज़ों में रीस्ट्रक्चर की माँग हो रही है, भी शिक्षा क्या होनी चाहिए? आज इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि जब तक आप उद्देश्य तय नहीं करोगे शिक्षा क्या करती है, तब तक तो उसको कैसे करना है, उस बारे में तो क्लैरिटी तो इस पे होनी चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इसमें क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने बीइंग के अंदर मन, प्राण, शरीर को अगर मान लेते हो, शरीर को पूरा नहीं माना, मन को बहुत थोड़े तरीके से आपने डिफाइन किया, प्राण इनको सेंस नहीं है, अंतरात्मा का हनन करना, तो अब ये शिक्षा कैसे हो? तो बेसिक समस्या हमारे पास अभी ये है कि मानव सत्ता क्या है, अगर उसको डिफाइन नहीं करें, तो शिक्षा को हम डिफाइन नहीं कर सकते। आपको ये बेसिक बात समझ में आ रही है ना? भई ये जो है, क्यों दीपक ठीक बात है ये? अगर मानव की सत्ता को आप डिफाइन नहीं करो, तो किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। इसके वैल्यूज़ को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ना संस्कृति को डिफाइन कर सकते, ना शिक्षा को डिफाइन, किसी भी चीज़ को आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। जब डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो मूव कैसे करोगे उसकी ओर? ये एक बेसिक समस्या हमारे सामने चल रही है। तो वयोवर्धन, एक ये कह रहे हैं आपके, तीसरा काल आता है वयोवर्धन, क्षय और विघटन का। यह अंतिम अवस्था सभ्यता के जीवन में अत्यंत संकट की स्थिति होती है। यदि वह अपना रूपांतर न कर पाए, तो वह एक धीमे तथा लंबे काल तक चलने वाले ह्रास की अवस्था में प्रवेश करती है, अथवा वह उन शक्तियों या रचनाओं की तीव्र टक्कर से उत्पन्न मृत्यु वेदना को भोगते हुए नष्ट हो जाती है, जो अधिक प्रबल एवं अधिक अधिक प्रत्यक्षतः जीवंत होती हैं, भले ही वे आवश्यक रूप से अधिक महान या अधिक सच्ची न हों। तो अभी मैं इसमें कहना चाहता था, 2-3 लोग नए हैं आज, तो एक बार तो 10 हम ये मिनट 5 चर्चा मिनट इसमें ये कर रहे जी, हैं, बेसिक बैकग्राउंड हमारा है कि भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य क्या रहा। हमारी पुस्तक का टाइटल ये है कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। ये एक जग जाहिर फैक्ट हो गया कि भारतीय संस्कृति के बारे में यदि आपको समझना है, तो श्री अरविंद इसके बारे में जो चीज कह रहे हैं, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर समझे बिना इसको नहीं समझा जा सकता। जनरली भारतीय संस्कृति को इसके बाहरी रूपों से एट्रीब्यूट किया जाता है। इसके बाह्याचार, व्रत है, त्योहार है, टीका है, संस्थाएँ हैं, व्यवस्थाएँ हैं, गुरु परंपरा है, समाज की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएँ। और फिर बाद में आजकल एक नया ट्रेंड है कि ये बड़ी साइंटिफिक है। व्रत करना बड़ा साइंटिफिक है, ये करना बड़ा साइंटिफिक है। अरे साइंस तो बच्चा है उसके सामने। ये सारी चीज़ों को हमको कहाँ रखना चाहिए? मानक क्या है किसी संस्कृति की महानता के, या ये संस्कृति है या नहीं है? अगर ये कह दिया जाए हर किसी को संस्कृति कहा जा सकता है क्या? एक चीज़, वो महान है या नहीं है, इसके मानक क्या हैं? अगर मानक नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो? खाली आपने अपने प्रेजुडिसेस जमा रखे हैं कि भारतीय संस्कृति बहुत ऊँची, वेद बहुत ऊँचे, किस कारण? भई कोई मानक तो चाहिए। कोई डिसइंटरेस्टेड तरीके से 3 चीज़ों की तुलना करो आप, ये संस्कृति, ये संस्कृति, ये संस्कृति। इन मानकों के ऊपर मैंने इनको आधारित करी, इसमें देखो ये वाली इसकी महानता ये है। श्री अरविंद ने ये सारा काम शुरू इसलिए किया, क्योंकि पश्चिम के अंदर विलियम आर्चर ने इसके खिलाफ सारे जितने भी आक्षेप हो सकते हैं, वो सारे उसने कहे। भारतीयों को तो उनका सेंस भी नहीं है कि वो आक्षेप क्या हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीयों को हमको एक साथ नहीं मिलाना चाहिए।
वो इंडिपेंडेंट चीज है भारतीय संस्कृति, ये अच्छी बात है। भारतीयता तो इससे है कि आप अपनी अंतरात्मा के अंदर जाते हो तो भारतीय हो, नहीं तो कोई भारतीय का लेना देना नहीं। खाली यहाँ पैदा हो गए इससे कोई भारतीय थोड़ी हो गए। तो इसलिए ये मानक क्या हैं और किस तरीके से अलग-अलग कालों में ये संस्कृति निकली, तो ये बता रहे हैं। जैसे ग्रीक कल्चर है, अपने समय में बड़ी महान संस्कृति रही, पर उसके जो कंसेप्शन है उसके अंदर ही बीज में ही कोई न कोई कमी थी जिसने एक समय बाद में विघटन के ऊपर ले गई। फिर श्री अरविंद ने रोमन कल्चर है, उसका विवेचन किया, क्या इनसफिशियंसी थी। ऐसी इन्होंने बहुत-बहुत संस्कृतियां, सभ्यताएं, इन सारों की चर्चा करी। तो ये मानक हमको डीप डाउन पर ये तब ही कर सकते हैं जब हम अपने सत्ता के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर, अपने बीइंग के ऊपर इस दृष्टिकोण से दृष्टिपात करें। संस्कृति और किस चीज का विवेचन करेगी? मानव की सत्ता को ही तो आगे बढ़ाएगी, और किस चीज को बढ़ा सकती है? अगर आप अपनी सत्ता को उस दृष्टिकोण से नहीं देखते, आप अपने आप को खाली एक क्षणभंगुरी रूप में देखते हो, तो संस्कृति का क्या मतलब हुआ? किसी भी संस्कृति का कोई मतलब नहीं है। ये इसका बैकग्राउंड है। तो इसके जो इसका टाइटल आज हमारा है, भारतीय संस्कृति के इतिहास में 3 अवस्थाएं अथवा युग। तो हम इस सेंटेंस को खोल रहे हैं कि पहला काल होता है विस्तृत और शिथिल रचनाओं का, दूसरा होता है रूपों, साँचों और गतिज छंदों को निर्धारित होते देखते हैं। मतलब दूसरा, जिसमें आप स्टैंडर्ड्स तय करते हो, व्यवस्थाएं बनाते हो, शिक्षा ऐसे होनी चाहिए, शास्त्रों का निर्माण हो गया। जबकि वेद के समय ऐसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। गुरु यदि विद्यमान है, माँ श्री अरविंद वहां सशरीर विद्यमान है, उनको किसी इस तरीके की, लोग जाके सीधे पूछ लो उनसे, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब ये डीपर इंट्यूशन आपकी डामाडोल होने लगती है, अब आपको स्ट्रिक्ट शास्त्रों की जरूरत है नहीं। मूव कैसे करो, संसार मूव कैसे करे। अभी आपको मूव करने के लिए सर्टेन नैतिक नियम दे रखे हैं, दंड विधान दे रखे हैं। भाई एक बेसिक प्रश्न है, क्या मनुष्य जाति दंड विधान के बिना एट लार्ज जीने के लिए तैयार है क्या? आपको जो एक सेटअप दिया गया है, न्याय व्यवस्था दी गई है, नैतिक विधान दिया गया है, सामाजिक विधान दिया गया है, क्या एट लार्ज मनुष्य जाति इसके लिए तैयार है कि थोड़ी देर के लिए दंड विधान हटा दिया जाए? अभी तो तैयार है नहीं हम। बातें चाहे कितनी भी बड़ी हो, वही लोग जो स्टोर को लूट लेते हैं 10 मिनट के अंदर, कोई ट्रक एक्सीडेंट ग्रस्त होता है उसको 5 मिनट में लूट लेते हैं, कौन लोग हैं ये? या विश्व में जो ये सारी चीजें चल रही हैं, कौन लोग कर रहे हैं ये? तो इसलिए एट लार्ज अभी भी मनुष्य जाति इस स्तर के ऊपर नहीं आई कि दंड विधान से कोई विशेष ऊपर उठी हो, कि जो दंड विधान के अलावा यूं ही चलती हो, अपनी सत्ता के गहरे विधान। क्योंकि उससे ऊपर है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, फिर एस्थेटिक कोड ऑफ कंडक्ट, फिर रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट, और फिर स्पिरिचुअल कोड ऑफ कंडक्ट। ये तो बातें अभी समझ में नहीं है। स्पिरिचुअल कोड ऑफ कंडक्ट तो व्यक्ति स्पिरिचुअल कम्युनिटी में भी लागू कर ले तो बहुत बड़ी बात है। आश्रम में महाश्री अरविंद के पास भी आप प्रॉपर तरीके से इसको कर पाओ, स्पिरिचुअल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत बड़ी बात है। ऋषि की प्रेजेंस में उस सारे रहने कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ये चीजें हम नहीं समझ पा रहे। तो ये बता रहे हैं दूसरा काल इसका। तीसरा काल क्षय का, अंतिम जो है, ये बड़ा संकट का काल है। इसमें से संस्कृतियां गुजरती हैं, मृत्यु वेदना को भोगते हुए नष्ट हो जाती है। जो अधिक प्रबल एवं अधिक प्रत्यक्ष से जीवंत होती है, भले ही वे आवश्यक रूप से अधिक महान या अधिक सच्ची न हो। जैसे भौतिक का जड़वाद, आज हर जना उसकी ट्यून पे डांस कर रहा है, तो कोई महान थोड़ी हो गई वो चीज। क्या महानता है उसके अंदर? अपना पेट भर लो, और इसके अंदर सारों को ये व्यवस्था प्रोवाइड करो कि वो सब अपना अपना पेट भर ले, पर एक्चुअल में ये हो भी नहीं पा रहा। जो उद्देश्य ये लेके चल रहे हैं, अंतरात्मा के हनन से ये चीज हो ही नहीं सकती। यदि आप ध्यान दो तो आप कह रहे हो सुचारू चल रहा है, सुचारू चल कहाँ रहा है? व्यवस्था कहाँ दिखती है आपको सुचारू चलती? सुचारू तो चल नहीं रही। जिस कारण से सुचारू प्रतीत होती है वो है आपकी डीपर सत्ता, उसका इंटरवेंशन है। आपका साइकिक है, उसके इंटरवेंशन के कारण मनुष्य जैसा है, उसके बावजूद ये व्यवस्था सुचारू चल रही है, ये आश्चर्य है।
इन व्यवस्थाओं के कारण कोई सुचारू नहीं चल रही। इनका तो पूरा हाथ नहीं लग रहा, नहीं तो ये खा जाए इसको पूरे को। डॉक्टर का पूरा हाथ नहीं लग रहा, नहीं वो करे सो करे। वकील का पूरा हाथ नहीं लग रहा, इंजीनियर का पूरा हाथ नहीं लग रहा। जिन जिन का जो है, वो अगर कोशिश उनकी पूरी हो जाए। आप सारी चीज को आप रात दिन देख रहे हो भाई, आप तो हर जगह देख ही रहे हो। आप कहते हो ये मानक खाली कमरे के भीतर बात करने के हैं, बाहर तो है नहीं। इस खिड़की के बाहर देखते हो, ये मानक कहाँ हैं? ये व्यवस्था जो सुचारू का आभास आपको दे रही है, वो अंतरात्मा के कारण दे रही है, इन व्यवस्थाओं के कारण नहीं दे रही। ये बात डीप डाउन समझो आप। ये बात समझ आ रही है कि दीपक, ये जो अपन बात कर रहे हैं, कोई भी व्यवस्था चल रही है आपके हार्ट के कारण चल रही है, कहीं भी किसी भी देश में अगर है तो व्यवस्थाओं के कारण नहीं चल रही। जी, समझ में आ पक्की गई। बात है क्लियर ना है ये बात तो। तो। ये वहम तो निकाल दो। इसलिए भारत को भावी विश्व धर्म देना है। उत्तरपाड़ा का भाषण तब भी उतना प्रासंगिक था, और आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। ये भावी विश्व धर्म देगा, और इसमें विज्ञान को कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान को अकोमोडेट ही सनातन धर्म कर सकता है, और किसी के पास तो ताकत ही नहीं है उसको अकोमोडेट करने की। ये हमको पहले तो ये मूल जो है, इसके मानक केवल श्री अरविंद प्रदान करते हैं। विवेकानंद जी की बातें बड़ी फायरी हैं, जबरदस्त है, प्रेरक हैं, आग लगा देती हैं। पर एक परिप्रेक्ष्य जहां तक की बात है, बिल्कुल व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखना उसको, और हर चीज को उसमें, क्योंकि विवेकानंद जी के पास तो उतना समय भी नहीं था, और कई चीजों को उन्होंने टच नहीं किया, वेद को टच नहीं किया। मैक्स म्यूलर का उनको नहीं पता था, वो तो बाद में लेटर्स उसके सारे सामने आ गए मैक्स म्यूलर के। जानबूझ के ओकल्टिज्म को उन्होंने टच नहीं किया, क्योंकि उनको वेस्टर्न फोरा को एड्रेस करना था, इसलिए उन्होंने जानबूझ के इसको टच ही नहीं किया, जो कि योगानंद जी ने टच किया। पर योगानंद जी का जो इम्पैक्ट है वो उस तरीके का है नहीं। ये हमको सेंस आना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। परंतु यदि वह सीमित करने वाले रूपों को झाड़ फेंक कर अपने आप को उनसे मुक्त करने, अपने विचारों को नया रूप देने, और अपने भाव को नया क्षेत्र प्रदान करने में समर्थ हो, यदि वह नूतन प्रगतियों और आवश्यकताओं को समझने तथा अधिकृत एवं आत्मसात करने के लिए तत्पर हो, तब पुनर्जन्म होता है, जीवन और विस्तार का एक नया अधिकार प्राप्त होता है, एक सच्चा पुनरुज्जीवन होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर नए गुरु आते रहे, फ्रेश वाटर्स आते रहे, नई क्रांतियां आती रही। हमेशा ही भक्ति के मूवमेंट, कोई ऐसा एरिया नहीं रहा जो एकदम ड्राई हो गया हो। नई फिलोसॉफीज आती रही, नए गुरुओं का प्रवर्तन रहता रहा, कभी भी ये शुष्क नहीं रही। हाँ, इंट्यूशन जितना फ्रीली पहले था, उसमें फर्क आ गया। वो तो आ ही जाना था। हमको पश्चिम की भाषा सीखनी थी, उसके प्रभाव को देखना था, और पश्चिम के ऊपर आध्यात्मिकता की छाप लगानी थी। अगर मैं उस रोग को नहीं समझूं तो उसकी औषधि कहां से लेके आऊं? तो भौतिकवाद क्या है, उसकी क्या समस्या है, यदि वो सिर न उठाए, भाई हमारे बीइंग में कैसे समझे? यदि आपकी अंतरात्मा ही एकमात्र प्रबल हो, तो भौतिकता क्या तांडव करती है उसके बारे में आप क्या समझो? वो नहीं समझ सकते। तो ये काल इस तरीके का बीच में आया, ये खूब खूब हमने उनकी भाषा सीख ली। पर श्री अरविंद कह रहे हैं कि भारत का आगे आने वाला युग तो, श्री अरविंद ने सारा इसका प्रारूप तैयार कर दिया है, सारी चीज दे रखी है। अब तो सशक्त रूप से ये बात सामने कहने की है, और विश्व बचेगा भी तभी, उससे पहले विश्व बच भी नहीं सकता। भारतीय सभ्यता सभ्यता अपने ही विस्तृत और धीर स्थिर ढंग से इन सब अवस्थाओं में से गुजरी। इसकी पहली अवस्था एक महान आध्यात्मिक विकसन की थी, जिसमें कि रूप नमनीय, लचीले तथा इसकी मूल भावना के स्वतंत्र रूप से अनुकूल थे। हम वैदिक इसको समय के रूप में, और जिसमें आपके उपनिषदों का प्रादुर्भाव हुआ, इस रूप में कह सकते हैं। महान जो विचारधाराएं आई, राजनीति की विचारधाराएं आई, कितनी कितनी विचारधाराएं हैं। श्री अरविंद जो आपको प्रदान कर रहे हैं, हिस्ट्री का एक बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य भी प्रदान कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से हिस्ट्री के अंदर सारी चीजों को इलस्ट्रेट करने की जरूरत है। परिप्रेक्ष्य तो दे दिया श्री अरविंदो ने। अगर कोई मूव्ड हो ये काम करने के लिए,
तो ये चीज सामने आनी चाहिए, हिस्ट्री इस प्रकाश के अंदर सामने आ जाए। बाकी तो श्री अरविंद ने पूरा ट्रेस कर दिया शुरू से लेके आज तक का, नई पद्धति, भावी पद्धति भी दे दी उन्होंने कि मानव आगे जो धर्म होगा वो तो अतिमानवता का होगा। ये सारा श्री अरविंद ने प्रदान कर दिया। अच्छा हो, और ये शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग ये है कि व्यक्ति को इतिहास को इस दृष्टिकोण से लेके आज तक जोड़ा जाए और आगे क्या आने वाला है इस चीज को। अभी तो हमारी भौतिक प्रकृति स्वीकार ही नहीं करती, इसका मतलब क्या होता है। ये चीज हम लोगों के लिए करने की है कि सारे को लिंक कैसे कर दिया जाए, कि इतिहास को पूरा इस तरीके से इलस्ट्रेट कर दिया जाए, और बाकी तो फ्रेमवर्क तो श्री अरविंद ने सारा प्रदान कर दिया। बस खाली इसकी डिटेल्स भर दो, वो भी उपलब्ध हैं। इस तरीके से कोई सामने आए, आके इनको कह दे देखो ये इस तरीके से है, तो आप ये देखोगे सारी घटनाएं बिल्कुल राइटफुल प्लेस में आ जाएंगी। अभी जो आप जस्टिफिकेशन नहीं जानते जिन घटनाओं का और का, बिल्कुल परफेक्टली सुसंबद्ध आ जाएंगी। ये इतिहास ऐसे रहा और आगे आने वाला समय ये है, आप ये भी जान जाओगे। इसकी पहली अवस्था तो ये थी, वह प्रवाही गति एक प्रबल बौद्धिकता के युग में परिणत हो गई, जिसमें सभी कुछ को सुनिश्चित, समुचित रूप से जटिल, पर विशद रूप से परिशोधित और फिर भी नमनीय रूपों तथा लय तालों में स्थिर कर दिया गया। इसके अंदर आपके वर्ण व्यवस्था क्या होगी, क्योंकि वेद के समय ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो गीता की जितनी व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हो, समाज की व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, आपके शिक्षा की व्यवस्था है, सारी की सारी व्यापक परिप्रेक्ष्य में आपके आयुर्वेद है, ये सब टोटल किस तरीके से आएगा, ये व्यवस्थाएं समाज में काम कैसे करेंगी, आपका बाहरी जीवन का ढांचा कैसे होगा, और हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की ओर मूव कैसे कर सकेगा, साम्राज्य कैसे होंगे। पश्चिम के जितने भी ये मैकियावेलियन है और है, ये जितनी भी राजनीतिक पद्धतियां हैं सब भारत से ली गई हैं, और वो भी उसके खाली फ्रेगमेंट्स। इंडस्ट्री कैसे होगी, पशुओं का परिरक्षण किस तरीके से होगा, कृषि कैसे होगी, इसमें एक एक आपका शास्त्र ऐसा है जो आज भी इररिफ्यूटेबल है, टच नहीं कर सकते आप उसको। आयुर्वेद वैसा का वैसा आपका अक्षुण्ण है, टच नहीं कर सकते आप उसको। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं तैयार करने की है। फिर ये क्या कह रहे हैं, वह प्रवाही गति एक प्रबल बौद्धिकता के युग में परिणत हो गई, जिसमें सभी कुछ को सुनिश्चित, समुचित रूप से जटिल, पर विशद रूप से परिशोधित और फिर भी नमनीय रूपों तथा लय तालों में स्थिर कर दिया गया। एक्चुअल में तो एक एक सेंटेंस या एक एक शब्द ऐसा है जिस पे आप पूरे पूरे शताब्दियां, पूरे पूरे निर्माण आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो। इनकी भाषा में श्री अरविंद सारी बात कह रहे हैं, विशद रूप से परिशोधित। आर्ट है पर परिशोधित, लिटरेचर है पर परिशोधित। क्या मतलब हुआ परिशोधित, व्यापार कर रहे हो पर परिशोधित। अर्जुन से क्या काम करवा रहे थे, अर्जुन तो ये कह रहा था वैराग्य की ओर जाना चाहता हूं मैं, वो तो उससे उपरत होना चाह रहा था। परिशोधित, युद्ध जैसी चीज है उसको परिशोधित, उसको ये कह रहे हैं तेरी ये कायरता है, तेरी ये वास्तव में ये करुणा नहीं है, ये दिव्य करुणा नहीं है। परिशोधित, युद्ध जैसी चीज को, फिर अश्वमेध यज्ञ, राज्य का साम्राज्य, मतलब उसका प्रस्तार, विस्तार, ये कैसे करो आप। ये खाली कोई ये नहीं कि जंगल में चले गए आंख बंद करके बैठे हैं। इतने विशाल मंदिर, विशाल आपकी ये पद्धतियां, चिंतन की हो चाहे कर्म की हो, किसी स्तर की हो। संगीत के अंदर देखो आप, सारे संगीतकार भी मिलाओ तो भी वास्तव में संगीत क्या है। कोई भी सच्चा संगीतकार वो तो कह रहा मैं तो इसका अभी स्टूडेंट हूं। कोई भी एक फील्ड पकड़ो ना आप, एक फील्ड कोई भी, वो तो कह रहा अनंत है, हर फील्ड अनंत है। कैसे आई ये बात, इतना परिशोधन, परिमार्जन, और फिर भी एक्सट्रीम्स के ऊपर जाना। परमात्मा को आप कैसे कैसे रूपों में, आप ये कह रहे हो अनाम है, अरूप है, दूसरा कह रहा है नहीं ये वाला है। आप लिमिट तक ले गए उसको, कोई किस रूप में कह रहा है, कोई किस रूप में कह रहा है।
ये सारा जो बौद्धिक विवेचन है, इसकी स्वतंत्रता केवल इसी संस्कृति में है, और कहीं इसका बताओ आप। इसलिए परिशोधित, ये नहीं कि हम वायलेंस कर रहे हैं या उसके अंदर ऐसा भद्दापना है, और फिर भी नमनीय, एकदम प्लास्टिक तथा लय तालों में स्थिर कर दिया गया। एक्चुअल में क्या है, अगर आप अपनी सत्ता के डीप डाउन जाओ और एक ऐसा जीवन जियो, तो आपको इन चीजों का सेंस आ सकता है। अभी तो इन शब्दों से कुछ नहीं पता चलता। इनकी शब्दों की ऑथेंटिसिटी आप क्या जी रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है, नहीं तो ये डिपेंड करती ही नहीं। कोई भी शब्द उसके लिए ही प्रभावी होगा जो उस मानसिकता का होगा। नहीं तो कर लो आप सावित्री, क्या सेंस होता है उसमें? कुछ नहीं। हमने सारा लिटरेचर देखा है और देखी है, क्या ऑथेंटिसिटी है उन शब्दों की। आज वही व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ के कितना आनंदित हो जाता है, और दूसरा व्यक्ति ठीक है, उसके लिए वो है कि अरे इसके लिए तो जीवन दिया जा सकता है। संगीत के अंदर जो जीवन दे रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज थोड़ी है। कला में जो जीवन दे रहे हैं, चीजों में जो जीवन दे रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज थोड़ी है उनके लिए। साधना में जो जीवन दे रहे हैं, क्या वॉइड में फेंक रहे हैं अपने आप को? इसलिए जो व्यक्ति केवल बातें कर रहे हैं उनको नजर नहीं आ रहा, इसलिए नहीं दे पा रहे अपने को, इसलिए नहीं दे पा रहे। उनको वॉइड नजर आता है, बातें कर रहे हैं खाली वो साधना की, वॉइड है, बीच में गैप है। इसमें कहीं भी कोई सेंटेंस या कोई बात, क्योंकि ये एक एक शब्द, एक एक अनुभव, लंबा अनुभव, शताब्दियों का अनुभव जो है उसको समाहित किए हुए है। पर अब श्री अरबिंदो तो इसको कंसाइज के अंदर बता रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप काल आया एक अत्यधिक रूप से घनीभूत कठोरता का, जिसमें वह संकट कालों के कारण कंपायमान हो उठती थी, जिसका सामना कुछ अंश में विचारों के परिवर्तन तथा रूपों के फेरबदल के द्वारा किया जाता था, परंतु नियत आकारों को कठोरता पूर्वक बांध देने की क्रिया अंत में विजयी हुई, और अनुप्रेरक भावना का ह्रास, जीवंत शक्ति का गतिरोध और बाह्य रचना का उत्तरोत्तर क्षय होने लगा। इसलिए जो वर्ण व्यवस्था जो बिल्कुल उन्मुक्त थी, गीता के अंदर भी आपके यहां तक आते आते ये बात आ चुकी, उन्होंने जन्म को आधार मानना शुरू कर लिया। वर्ण के लिए जन्म को धीरे धीरे आधार माना जाने लगा, ये मानते हुए कि अंतरात्मा सोच के आई है, उसकी जो कमियां रह जाती थी वो शिक्षा के द्वारा पूरी करी जाती थी। कि ब्राह्मण का लड़का है तो इसको पूरी शिक्षा इस तरीके से, सारे उसको जो जो आदर्श बताए जाते थे, जो चीजें बताई जाती थी, वो इस तरीके से अगर इसमें कोई भी ब्राह्मणत्व होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं भी होगा तो अपने वैद्य है वो कहेगा मेरी गद्दी के ऊपर बैठ के गलत काम नहीं करूंगा। वणिक है जो वैश्य, वणिक नहीं है। वणिक तो खाली एक बहुत छोटा सा वर्ग है, बाकी तो इसके अंदर कृषक है, गोपालक है, 70-80% तो सारे वो थे। अगर आप इसके अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैश्य की यदि बात करो तो वैश्य के अंदर वणिक तो एक बहुत छोटा सा, 70-80% तो आपके वो थे। उसमें वो ये कहेगा कि मैं कोई चीज तोलूंगा, गलत नहीं तोलूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। कल तक भी आपकी जो बही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर साक्ष्य के रूप में काम में आ रही है। ये इतिहास को मलिन किया गया है, यहां किसी व्यक्ति ने न कोई अत्याचार किया न कोई और। ये तो आप पूरा पढ़ो, जो संध्या जैन की है और उसकी बहन भी एक, उन्होंने लिखा इंडिया एज दे सॉ, 4 वॉल्यूम। जो ट्रेवलर्स आए बाहर के, 4 मोटे मोटे वॉल्यूम हैं, अलग अलग फील्ड के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या कहा, चीजों के बारे में क्या कहा, ये सारा वो कैटेगराइज करके। तो ये कहां से आ गई ये बातें, हम तो नहीं कह रहे, ये सारा बीच में मलिन किया गया है इतिहास को, स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात भी। आज भी ये मलिन करने में तो कोई कमी छोड़ नहीं रहे। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं था यहां जैसा कि ये बताया जाता है। तो नियत आकारों को कठोरता पूर्वक बांध देने की क्रिया अंत में विजयी हुई, और अनुप्रेरक भावना का ह्रास। तो पहले वर्ण जो है वो कोई जन्म से नहीं है।
जन्म से नहीं है, पर धीरे 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 पहचान शुरू में भी मुश्किल थी। आप वेद के समय भी देखोगे तो भी मुश्किल है, क्योंकि ये पहचान तो आंतरिक है, अंतरात्मा की है। इसने उमस कर दी, बंद कर दो। और जीवंत शक्ति का गतिरोध और बाह्य रचना का उत्तरोत्तर क्षय होने लगा। ह्रास के साथ ही अन्य संस्कृतियों से टक्कर हुई और उसके कारण कुछ समय के लिए उस ह्रास का वेग एकाएक रुक गया, पर अंत में वह फिर तीव्र हो उठा। आज हम एक उग्र और निर्णायक संकट के बीच हैं, जो पश्चिम के तथा जिन वस्तुओं का वह प्रतिनिधित्व करता है, उन सब के भारत में आए सैलाब से उत्पन्न हुआ है। आज जितनी सारी समस्याएं, सब टोटल समस्याएं, इवन आप नारी उत्थान की ओर की जो बातें करते हो, ये भारत की समस्या है ही नहीं, सब पश्चिम की देन है। पर ये कैसे आई? इतिहास यदि हम नहीं पढ़ते, न पढ़ने की हमारे अंदर अकल, जिस दृष्टिकोण से यदि मोटिवेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है, आप सही तरीके से कैसे आ जाओगे उसके अंदर? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर किसी को तो उठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। हो भी रहा है, फैक्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा है, पर श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में किया जाना कि तो ये हम ही लोग कर सकते हैं, और तो कौन करेगा? हम ये आशा करें कि दूसरे इस काम को करें। भाई आप सोचिए कि आपका जो एक्चुअल इतिहास है, आपके जो जिस पे गर्व करने की चीजें हैं, रामायण है, महाभारत है, आपकी जो पुराना काल है, उसको तो बता दिया काल्पनिक, उसको तो इतिहास मानते नहीं। और जो इतिहास दिख भी रहा है, इतने भवन, इतने शास्त्र, ये सारे इतने आपके ग्रंथ हैं, इतनी कलाएं हैं, विद्याएं हैं, जानबूझ के उनको नहीं देखना चाह रहे। और हमको भी सेंस नहीं है। हम में से कौन है जिसको ये पता है कि ये वाली कलाएं हैं, ये वाली ये चीजें हैं, इनको कहाँ रखें? कुछ पता नहीं। मुद्दे हमारे बहुत ज्यादा छोटे हो गए। ये पतन का सबसे बढ़िया अचूक निशानी ये है कि आपके आका आपको जो कहते हैं, आप उसको नीचे गर्दन करके स्वीकार कर लेते हो। आपको मीडिया जो कहती है, जो कुछ करती है, वैसे ही कपड़े पहनते हो, वैसे ही आप वही टेक्नोलॉजी काम में लेते हो, वैसे ही व्यापार करते हो, वैसे ही खाना खाते हो, वैसे ही कदम उठाते हो। इससे बढ़िया गुलामी और क्या हो सकती है, ये बताओ? कि आप अपने मूल्यों को ही वापस नहीं खंगालना चाह रहे, और क्या चाहिए? भाई इसमें रिसर्च किए बिना नहीं हो सकता। ये रिसर्च और अंतरात्मा के आधार पे कर सकते हो, नहीं आपको परसेप्शन नहीं आएगा। हम जो रामचरितमानस के ऊपर कर रहे हैं, क्या और दूसरे दृष्टिकोण से कैसे किया जा सकता है? जो अपन कर रहे हैं दीपक, ये इसका और क्या तरीका है? और दूसरों ने जो प्रयास किया है और ये प्रयास है, दोनों अपन देख सकते हैं। और भाई कंपैरेटिव स्टडी तो एक हो ही गई। हम ये तो नहीं कह सकते कि सारी चीजें ये हैं, सारी वो हैं। हमको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी थॉट के अंदर। ये म्यूजिक इस स्तर से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है। श्री अरबिंदो ने पोएट्री के अंदर सारा विवेचन किया है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं सभी यही है, सभी वही है। ये मुद्दे हैं हमारे सामने करने के। ये उत्तर यदि हम नहीं देते तो किसी को तो देना पड़ेगा। भाई श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं, उसको मूर्तिमान कैसे करें? मुद्दा ये है। तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि ये जो काल आए, इसमें आज ये सैलाब जो पश्चिम से आया, और आज आप देख लो आपका सारा पहनावा, रहन सहन, मूल्य जीवन के, सब टोटल पश्चिम के जो वो दे देते हैं, फेंक देते हैं टुकड़े। वो खुद परेशान है उस चीज से, वो खुद साइकोलॉजिकली परेशान है, और हम उनके फेंके हुई चीजें ले रहे हैं बिना जाने कि ये क्या है। तो न हम अपने मूल्यों, यही बात एग्जैक्टली सेम, ये दो रुकावटों की बात विवेकानंद जी ने करी थी। आप खोल के देखो इनकी पुस्तक, अपनी जो साहस और प्रेम, दो बड़ी रुकावटें मनुष्य जाति के सामने। ये आप अपने समय से देखना, और इसके लिए अपने को प्रैक्टिकल कुछ करना चाहिए। हम यहाँ जो मंत्रणा कर रहे हैं, बैठ के विचार कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली इसका क्या रूप दें। यदि ये हम इस बारे में विचार भी नहीं कर रहे, तब तो फिर चर्चा का कोई फायदा नहीं। भी इस चर्चा का क्या फायदा है अगर हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करें? अब मां श्री अरविंद के कार्य को हम अमली जामा कैसे पहनाएं, इसीलिए तो बैठ रहे हैं। इसी की हमारी चर्चा होनी चाहिए। आप लोग जो मिलते हैं उसमें ये चर्चा एक तो कीजिए कि जो हम ये बात कर रहे हैं उसको
क्योंकि आज विश्व आपको इस चीज के लिए समय भी नहीं देगा कि आप इंडिविजुअल कोई साधना में चले जाओ, ये करो। आप कैसे कर लोगे? कैसे कर सकता है व्यक्ति? अब तो पहले वाला सेटअप तो है नहीं। आप इंडिपेंडेंटली कोई आइसोलेशन में भी नहीं हो। तो जिस चीज के आप अंग हो वो आपको अगर करने ही नहीं देगा तो आप करोगे कैसे? मेरे तो ये सीधे सीधा प्रश्न है। आपको चेंज तो लाना ही पड़ेगा। आपको जीवन के ऊपर की लंबा करने पे काम करना पड़ेगा अगर दिव्य जीवन लाना है। हेल्थ ठीक करनी पड़ेगी। आपको शिक्षा पे काम करना पड़ेगा, आपको चिकित्सा पे, हर कौन सा ऐसा फील्ड है जिस पे नई तरीके से काम नहीं करना पड़ेगा? और श्री अरविंद और माँ ने इसके विषय में न कहा हो। भारतीय संस्कृति ने सारी तरीके से कहा। इसमें व्यापार को नए मायनों में लाना पड़ेगा। व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर माँ आप क्या चाहते हो? आप आ जाओ, माँ करें आपके माध्यम से। और वो अगर आपको ये कह दे कोई दूसरा काम कर लो, तो इस आपको उस रूप के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं तो रूप के प्रति आसक्ति है तो माँ का काम थोड़ी हो रहा है। वो तो चीज कोई दूसरी हो रही है। इसलिए आश्रम में वो कोई ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है उसका प्रारूप नहीं दे रहे थे। सुपर ह्यूमैनिटी ऑफ टुमारो उसका प्रारूप दे रहे थे कि एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी, इस आधार पे क्या व्यापार किया जा सकता है? क्या फैक्ट्री लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है। राजनीति करी जा सकती है, क्यों नहीं करी जा सकती? बिल्कुल करी जा सकती है। सारे काम किए जा सकते हैं, बशर्ते उसके लिए अगर आप मूव्ड हो तो आगे बात करें, नहीं तो जो है सो है। भाई हम लोग एंश्योर कर रहे हैं, जो मां श्री अरविंद के कहने को तो अनुयायी हैं, पर नव प्रवर्तन के लिए हम सीरियस नहीं है। तो और अब कोशिश क्या कर रहे हैं? कोई तीसरा व्यक्ति लेके आएगा। कौन लेके आएगा ये प्रवर्तन? ये चेंज किसके आधार पे हम आशा कर रहे हैं? मां श्री अरविंद का जो दर्शन है उसको यहां एग्जीक्यूट कौन करेगा? और दूसरे ही करेंगे। हम क्यों नहीं हो सकते उसके अंदर? तो सैलाब से उत्पन्न हुआ, इसके परिणाम स्वरूप एक भारी उथल पुथल हुई जिसकी शुरुआत हमारी संस्कृति की पूर्ण मृत्यु और असुधार्य विनाश की आशंका से हो तो नहीं गई, पर एक बार तो आंधी इतनी जबरदस्त लग रही है। सोच समझ के प्रायोजित तरीके से किया गया। मैक्स मूलर के पत्र पढ़ो और यहां जितने भी हैं उन सब के पत्र पढ़ो। आप इतिहास पढ़ोगे, आप शांति से सो नहीं पाओगे। विवेकानंद जी ने कहा तुम सो कैसे जाते हो? राष्ट्रभक्त और उसके बीच में अब ये एक मुद्दा आ गया, तो मैं आप लोगों से ये शेयर कर देता हूं क्योंकि वो हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। ये स्वामी विवेकानंद का है। ये मैं आपसे शेयर करता हूं क्योंकि ये ही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये सामने रखी है। ये मैं स्क्रीन आपसे शेयर करता हूं। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इस किताब को अपने समय पे भी पूरा देखिए। इनका परसेप्शन कितना क्लियर था, आज हम कहाँ हैं। इससे थोड़ा सा एक कंपैरेटिव स्टडी मिलती है, और कोई बात नहीं है। ये पेज 72 आपके स्क्रीन के सामने ये आ रहा होगा। आ रहा है ना आपकी स्क्रीन पे ये विवेकानंद जी का? मैं इसको पढ़ता हूं। बस एक बात और फिर मैं समाप्त करूंगा। लोग देशभक्ति की चर्चा करते हैं। मैं देशभक्ति में विश्वास करता हूं और देशभक्ति का मेरा अपना भी एक आदर्श है। इसमें कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहे, ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं ये। अब इसके अंदर हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब ये अगर ये हम नहीं करते तो हम
अब देशभक्ति कर रहे हैं या द्रोह कर रहे हैं, वो तो अब व्यक्ति व्यक्ति अपनी देखो। महान उपलब्धियों के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला है हृदय से अनुभव करो। बुद्धि या तर्क शक्ति में क्या रखा है? वह तो कुछ दूर जाती है और बस वहीं रुक जाती है। परंतु हृदय से तो प्रेरणा आती है। प्रेम तो अत्यंत असंभव द्वारों को भी उद्घाटित कर देता है। प्रेम ही जगत के सब रहस्यों का द्वार है। अतएव ए मेरे भावी सुधारकों, मेरे भावी देशभक्तों, भावी हृदय से अनुभव करो। क्या तुम अनुभव करते हो? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देवों और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशु तुल्य हो गई हैं? कितना स्पष्ट इनका परसेप्शन है। जब मैं ये बात कहता हूं, लोग नाराज हो जाते हैं कि आज करोड़ों संतानें उन ऋषियों की पशु तुल्य। मुद्दे क्या हो गए? हमारे पेट भरना, संतान उत्पन्न करना, और ये संतान वाली बुखार इतनी गहरी हमारे सिर के अंदर चली गई है, आप पहचान भी नहीं सकते। दास्ता की गहराई इससे पता चल जाती है जब आप उस पर प्रश्न करना भी बंद कर देते हैं। जब आप दूसरा जो आपको चेताने की कोशिश कर रहा है, उसको आप प्रतिकार करते हैं। ये दास्ता की पराकाष्ठा है कि अब दासत्व पूर्ण रूप से आपके गले खूब अच्छे से उतर चुका है। कितना अच्छा बोल रहे हैं उस तरीके से कि ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशु तुल्य हो गई हैं। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और करोड़ों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूख मरते आए हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि इस अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या यह सब तुम्हें बेचैन करता है? क्या इससे तुम्हारी नींदें उड़ जाती हैं? हम महाश्री अरविंद के दिव्य जीवन की बात करते हैं तो आप शांति से सो कैसे पाते हो भाई? आपके मुद्दे क्या हैं वो तो आप जानते ही हो। अपनी चेतना का टेक्सचर छिपा थोड़ी है। हम ये भी करते हैं तो आप मनुष्य ही नहीं हो। हम ये ही करते हैं मां श्री अरविंद की और कोई दूसरा विचार नहीं, तो आप मनुष्य हो। ऊंची बात नहीं है ये कोई। देशभक्ति कर रहे थे सब ये काम। ये भी वाली शब्द नहीं, ये ही। अरे क्यों दूसरों को भ्रमित करते हो दूसरी बातों से? आपके नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी डिसहार्टन कर रहे हो आप, डिमोरलाइज कर रहे हो क्योंकि आप उनके पेरेंट्स हो। अरे बेटा ये नहीं, इतना ना ना संकट में नहीं जाना चाहिए अपने को, तो ये करो थोड़ा सा, ये करो थोड़ा, सेफ्टी रखो थोड़ा, ये करो। कितनी घटिया बात है। दुर्भाग्य बेचारे का जो आपके घर पैदा हुआ। ऐसी संतानें हम उन ऋषियों की ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। ये केवल पश्चिम कर सकता है इस तरीके की बात। यहां तो कह रहे निकल जा। राजा की भी संतान है तो वहां कृष्ण को भी भेज रहे हैं वहां ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए। वो ये थोड़ी कि नहीं मेरे महल में आके पढ़ाओ, मना थोड़ी कर रहे हैं वो। तो भी ना, ये नहीं चलेगी। वो संतानें आज हम ये बात निगोसिएशन जीवन से कर रहे हैं, और नीचे कहां आए भाई? नीचे आने का प्रमाण ये है कि हमने विचार करना, इसके ऊपर विचार करना बंद कर दिया। जो आपको चेताता है उसको प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यही करते हैं। क्या तुम्हारी नींदें उड़ जाती हैं? क्या ये भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती है? क्या वे तुम्हारे हृदय के स्पंदन से एक स्वर हो गई है? क्या उसने तुम्हें लगभग पागल सा बना दिया है? क्या देश की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है? और क्या इस चिंता में विभोर हो जाने से तुम अपने नाम, यश, पुत्र कलत्र, धन संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर की भी सुध बिसर गए हो? क्या तुमने ऐसा अनुभव किया है? यही देशभक्त बनने की पहली सीढ़ी। देशभक्त केवल पहली ही सीढ़ी, पहली है ये। हम बात दिव्य जीवन की, ये की वो की कर रहे हैं। अब ये देख लो, हमको शोभा नहीं देती भारत जैसे स्थान में ऐसे ऋषियों की संतान, सिर में बवंडर ये चढ़ रहा है कि पेट कैसे भर जाए। तीर्थाटन पे निकल जाते थे लोग, पूरे चारों तरफ भ्रमण करके आ रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। कहां आ गए हम? और जोरदार बात है कि ये महसूस नहीं होता। चिंता इसकी नहीं कहां आ गए, चिंता इसकी है कि महसूस भी नहीं होता। ये केवल पहली सीढ़ी है। जैसा तुम में से अधिकांश जानते हैं, मैं अमेरिका धर्म महासभा के लिए नहीं गया। मैं गया ही नहीं वहां इसलिए। अमेरिका खुद कह रहे हैं अब ये तो
आप जो इतना बड़ा कि धर्म सभा के लिए गए, धर्म सभा के लिए गए, ये तो कह रहे हैं मैं गया ही नहीं इसके लिए। वरन इस भावना का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में सवार था। मैं 12 वर्षों तक सारे देश भर का भ्रमण करता रहा, पर अपने देशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिला। ये मैंने बारीकी से पढ़ा है, ये सिस्टर निवेदिता इनका बता रही हैं। ये कहाँ गए, किस तरीके से गए, क्या भ्रमण किया, किस तरह, ये पढ़ने लायक चीजें हैं, समझने लायक चीजें हैं, पर अगर आप साइकोलॉजिकली अवेक नहीं हो तो आप रिलेट भी नहीं कर पाओगे इससे। पढ़ लो चाहे, रिलेट कोई विशेष नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही जगह आके पांव टिकेंगे आपके। तो चेंज क्या हुआ फिर? वही मधुमक्खी का छत्ता, उसके वो आके जाके वापस उसी पे बैठ जाओगे। तो मतलब हुआ क्या फिर यार? इतनी तुमने बीन बजाई, इतना सारा काम किया, वही। और इसी कारण से मैं अमेरिका गया। जो लोग मुझे उस समय जानते थे उनमें से अधिकांश इस बात को जानते हैं। किसे परवाह थी इस धर्म महासभा की? यहाँ मेरे देशवासी, मेरे ही रक्त मांस में देश स्वरूप मेरे देशवासी दिन पर दिन डूबते जा रहे थे। उनकी कौन खबर ले? बस यही मेरा पहला सोपान था, पहला। हो सकता है कि तुम अनुभव भी करते हो, परंतु उसके बाद क्या? केवल व्यर्थ की लच्छेदार बातों में ऊर्जा व्यय करने की बजाय क्या तुमने इस दुर्दशा के निवारण का कोई रास्ता, कोई समाधान ढूंढा है? लच्छेदार बातें, केवल लच्छेदार बातें इकट्ठा करके, केवल लच्छेदार बातें। आप समझ पा रहे हैं इसको? केवल लच्छेदार। हम सत्र ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम इस दिन सत्र ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, केवल लच्छेदार बातें हैं ये, केवल। अगर मैं ये नहीं कहूं तो फायदा क्या है इस बात का? इसको थोड़ा सा डीप डाउन स्वीकार कीजिए। कुछ तो करो। हम ही तो लोग करेंगे, और कौन करेगा? ये तो देशवासी की बात कर रहे हैं, कोई भावी विश्व धर्म की उसकी बात ही नहीं कर रहे। देशभक्ति की बात कर रहे हैं। केवल व्यर्थ की लच्छेदार बातों में ऊर्जा व्यय करने की बजाय क्या तुमने इस दुर्दशा के निवारण का कोई रास्ता, कोई समाधान ढूंढा है? लोगों की भर्त्सना करने की बजाय उनकी सहायता का कोई उपाय सोचा है? क्या स्वदेशवासियों को उनके जीते जी मरे हुए के समान अवस्था से बाहर निकालने के लिए कोई मार्ग देखा है? क्या उनके दुखों को कम करने के लिए दो सांत्वनादायक शब्दों को खोजा है? ये दूसरी बात, ये दूसरी चीज है। किंतु इतने ही से पूरा न होगा। क्या तुम में पर्वताकार विघ्न बाधाओं को लांग कर कार्य करने की संकल्प शक्ति है? यदि सारी दुनिया हाथ में तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए, तो भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे? अरे सारी दुनिया कर रही है या नहीं कर रही है? आप कह रहे हो दिव्य जीवन की बात, तो हम में से एक बताओ जो ये कह रहे भैया मैं तैयार हूं, ये लो मैं इसके लिए अपने आप को देता हूं। साइकोलॉजी की बात है ये। बाहरी कर्मों में कैसे आएगी वो बात की बात है, पर अपने आप को हम टटोल को तो सकते ही हैं। क्या इस आत्म मंथन से भी हम गए, चले गए? हम सारे बैठे हैं यहाँ, क्या इतने आत्म मंथन लायक भी नहीं बचे हम? अपनी चेतना का, जीव का टेक्सचर क्या हम नहीं पहचान सकते? नहीं सकते तो फिर बाद में तो प्रकृति के सामने सबड्यू करें, और जो कर रही है सो करे। काम तो होगा, दिव्य जीवन तो आएगा, मां श्री अरविंद का कार्य होगा। मनुष्य जाति की जितनी गंभीर समस्याएं हैं और जो होती जा रही हैं, हम जितने समय के लिए उसको दूर धकेल रहे थे, वो तो उतना तेजी से नजदीक आ रही है। विश्व की स्थितियां आप रोज देख रहे हो, मंथन नहीं कर पा रहे। तो ये है, उसे पूरा करने का साहस करोगे? ये सारे प्रश्नवाचक है, इनमें से एक का अगर हम उत्तर दे देते हैं। यदि तुम्हारे स्त्री पुत्र तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएं, यदि तुम्हारी धन संपत्ति, तुम्हारा यश अथवा तुम्हारी कीर्ति सब जाते रहें, तब भी क्या तुम उस सत्य में संलग्न रहोगे? अरे सत्य किसका? अभी तो सेटअप ही आप अपना ये दिखाते हो मैं सफल इसलिए हूं। अभी तो सफलता इससे दिखाते हो कि मेरे पास ये है। चले कहां जाएं? अभी तो सफलता इससे दिखाते हो आप। फिर भी क्या तुम उसके पीछे लगे रहकर अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से सतत बढ़ते रहोगे? जैसा कि महान राजा भर्तृहरि ने कहा है, चाहे नीति निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा, भले लक्ष्मी आए या जहां उसकी इच्छा हो चली जाए, मृत्यु आज हो या 100 वर्ष बाद, धीर पुरुष तो वह है जो न्याय के पथ से तनिक भी विचलित नहीं होता। क्या तुम में ऐसी निष्ठा या दृढ़ता है? बस यही तीसरी बात है।
तो फिर बचा क्या इसके अंदर? ये तो आप आध्यात्मिक लोगों से इस चीज की डिमांड नहीं कर सकते कि उनके रह रह के ये बात, इसलिए विवेकानंद इस कण कण के अंदर गूंज रहा है आज भी, इस मिट्टी में गूंज रहा है। जो इनके पंथ के हैं उनको तो पता है क्या विवेकानंद जी ने क्या कहा है? जो ये कह रहे हैं हम इस संघ के हैं या उसके हैं या उसके हैं, अरे ये तो बातें ही कुछ और कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति की इनकी परिकल्पना ही बिल्कुल अलग है। विवेकानंद जी के अनुयायी भी आके तो ये कहें, जैसे श्री अरविंद के मां के दिव्य जीवन की बोलना, तो ये खाली शब्द ही तो है। तो इसके अंदर बस यही तीसरी बात है। यदि तुम में ये तीनों बातें हैं तो तुम में से प्रत्येक अद्भुत कार्य करेगा। तब फिर तुम्हें समाचार पत्रों में छपवाने की अथवा व्याख्यान देते हुए फिरने की आवश्यकता न होगी। स्वयं तुम्हारा मुख ही दीप्त हो उठेगा। अभी तो ये है कैसे भी हम तो जाओ जगह जगह, हम करेंगे भी वो काम। अरे पर आपके मुख से चीज तो वो आएगी जिस जिस आदर्श को आप चेरिश करोगे, वही तो मुंह से आएगा, और दूसरी चीज कहां से आ जाएगी? मेरे खुद के अंदर खोट है, वाणी में कैसे कन्विक्शन आ जाएगा? मैं खुद जिस पैथी पे विश्वास नहीं करता, आपको कन्विंस कैसे कर दूंगा मैं, ये बताओ? जब मैं महाश्री के कार्य के लिए कृत संकल्प स्वयं ही नहीं हूं, और मैं दूसरों को जाके मोटिवेट कर दूं, किस चीज से? किस चीज से कर दूं जो मेरे पास ही नहीं है चीज? तो ये कह रहे हैं आपका मुख स्वयं दीप्त हो उठेगा। फिर तुम चाहे पर्वत की कंदरा में रहो, तो भी तुम्हारे विचार पर्वत की चट्टानों को भेद कर बाहर निकल आएंगे, और सैकड़ों वर्ष तक सारे संसार में प्रतिध्वनित अथवा स्पंदित होते रहेंगे। और हो सकता है तब तक होते रहें जब तक उन्हें किसी मस्तिष्क का आधार न मिल जाए जिसके माध्यम से वे कार्यशील हो उठे। ऐसी होती है विचार की सच्चाई की और पवित्र उद्देश्य की अमोघ शक्ति। तो आप कह रहे हो काम क्यों नहीं हो रहा? ये दिखाओ, ये वाली चीज होगी तो काम क्यों नहीं होगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये तो कह रहे कंदरा में चले जाओ, वहां से फूट निकलेगी, और शताब्दियों तक, और तब तक शताब्दी नहीं सहस्राब्दियों तक यदि आवश्यकता हो तो ये विकिरण होता रहेगा, ये रेडिएशन फैलता रहेगा। पर उसकी जो प्री रेक्विजिट है वो तो बताई दी इन्होंने। मुझे डर है कि मैं तुम्हें विलंब कर रहा हूं, परंतु एक बात और, मेरे देशवासियों, मेरे बच्चों, मेरे मेरे मित्रों, राष्ट्र रूपी यह जहाज करोड़ों आत्माओं को जीवन समुद्र के पार ले जाता रहा है, अनेक शानदार शताब्दियों से। यह इस जीवन समुद्र से पार ले जा रहा है, और इसके द्वारा लाखों करोड़ों आत्माएं इस सागर के उस पार अमृत धाम में पहुंची हैं। पर आज शायद तुम्हारे ही दोष से इस पोत में कुछ क्षति आ गई है, इसमें कुछ खराबी आ गई है, इसमें रिसाव हो गया है। तो क्या तुम इसे कोसोगे? संसार में जिसने तुम्हारा सबसे अधिक उपकार किया है, उसके विरुद्ध खड़े होकर उस पर गाली बरसाना क्या तुम्हारे लिए उचित है? यदि हमारे इस समाज में, इस राष्ट्रीय जीवन रूपी जहाज में छेद है, तो हम तो इसकी संतानें हैं। आओ चलें उन छेदों को बंद कर दें, उसके लिए सहर्ष अपने हृदय का रक्त बहा दें। और यदि हम ऐसा न कर सकें तो हमें मर जाना ही उचित है। हम अपना भेजा निकालकर उसकी डाट बनाएंगे और जहाज के उन छेदों में भर देंगे, पर उसकी कभी निंदा नहीं करेंगे। इस समाज के विरुद्ध एक कड़ा शब्द तक न निकालो। उसकी अतीत की गौरव गरिमा के लिए मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं तुम सबसे प्रेम करता हूं, क्योंकि तुम देवताओं की संतान हो, महिमाशाली पूर्वजों के वंशज हो। तब भला मैं तुम्हें कैसे कोस सकता हूं? कभी नहीं। समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चों। मैं तुम्हारे पास आया हूं अपनी सारी योजनाएं तुम्हारे सामने रखने के लिए। यदि तुम उन्हें सुनो तो मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूं, पर यदि तुम उनको न सुनो और मुझे ठुकराकर अपने देश से बाहर भी निकाल दो, तो भी मैं तुम्हारे पास वापस आकर यही कहूंगा कि हम सब डूब रहे हैं। मैं आज तुम्हारे बीच बैठने आया हूं, और यदि हमें डूबना है तो आओ, हम सब साथ ही डूबें, पर एक भी कटु शब्द हमारे ओठों पर न आने पाए। ये एक देशभक्त की बात है। इसमें तीन चीजें बताई, जिनमें आत्मा है वो तो क्या करना है ये चूक नहीं रही बात। नहीं तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो पश्चिम से जो चीज आ रही है,
इनको क्या परसेप्शन था, सारी चीजें पढ़ने की। आप एक समय ऐसा निकालो, ये पर्सपेक्टिव आपके पास होगा तो भौतिक प्रकृति आपको इतना नहीं करेगी। आपको अगर इस चेतना में रहोगे, आपकी भौतिक प्रकृति पे बहुत लगाम लग जाएगी ये चीज सुन के। शुरू में तैयारी नहीं होती, इसलिए नींद आती है इन चीजों में, ये मैं जानता हूं। भी वहां भी मैं देखता हूं, पहले तो भोजन कर लेंगे दोपहर वाले सेशन में, इस बार कोशिश करो कि भी अपन थोड़े अवेक रह पाए। तो ये इनका विवेकानंद जी का है, 1 2 3 3 सीढ़ियां ये कह रहे हैं। देखो आप, ये तो राष्ट्र देशभक्तों की बात कर रहे हैं, ये कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहे। अब हमारे लिए सामने क्या करने का है, क्या चीज रखी गई है, ये हम सबके लिए। आगे चलते हैं इसके अंदर। यहां तक कोई बात है क्या? आगे चले। देखो, इसमें एक अच्छी चीज तो, रिक्वेस्ट तो मेरी ये है, अब इसको प्रैक्टिकली अपन क्या करें, वो आप लोग बैठ के इसके बारे में, इसमें पूरी अपनी शक्ति झोंकना शुरू कर दो, जितनी अपन झोंक सकते हैं उतनी, मानते हुए कि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं या जितनी हमारी क्षमताएं हैं, शारीरिक मानसिक जो भी हमारी क्षमताएं हैं, उसकी जो कमियां हैं सब ठीक हैं, वो सारी जस्टिफाइड होंगी यदि एक राइट डायरेक्शन के अंदर अपनी शक्ति इस तरीके से झोंक देंगे। विवेकानंद जी ने आपको एक सर्टेन चीज दी, और एक चीज और, श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो इससे ज्यादा बड़ा आदेश है। श्री अरविंद जो भारत की परिकल्पना या देश भक्ति की परिकल्पना दे रहे हैं और भारत के बारे में दे रहे हैं, उसमें विवेकानंद जी की वाली ये बात तो उसमें समाहित हो जाती है, और वो बहुत व्यापक है। ये बात आपको बहुत ज्यादा ऐसी लग रही है कि असंभव सी, जबकि श्री अरविंद की जो बात है वो तो कहीं इसके एकदम परे चले जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं फिर, ये तो अपन ने समझ लिया, चलो ये बात तो आप लोग थोड़ा इसके विषय में कि अपन प्रैक्टिकली एक यूनिट के जैसे अपने अपने जीवन में क्या करें, सब लोग कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि सारे सिंसियरली कर रहे हैं, पर हम सारे जो है मन में ये महसूस कर रहे हैं नाकाफी है। इसमें और क्या करना चाहिए, ये हो ही नहीं सकता कि हम नहीं कर रहे, भावना भी हमारी ठीक है, इसीलिए हम आगे का मंथन कर सकते हैं, नहीं दूसरे के साथ ये विचार विमर्श भी नहीं किया जा सकता। पर हम में से हर जना, अब आपकी तो मैं नहीं कह सकता, पर मेरी में मेरे को महसूस होती है। मैंने जयपुर में भी कहा था कि ये संकल्प करो कि मेरे को अपग्रेड करना है, ये संकल्प रोज की मेरी एक्टिविटी, मेरी चेतना, मेरा जीवन मेरे को अपग्रेड करना है। टेबल पे रखना पड़े तो इस मूल मंत्र को रख लो, मेरे को अपग्रेड करना, मेरे को वही चीज में नहीं रहना, मेरे को फंडामेंटली नए तरीके से सोचना, उसके लिए वही ढर्रा वही सारी चीज उससे नहीं चलेगा। इतिहास को देखो, व्यापक तरीके से चीजों को देखो, जगत में क्या चल रहा है उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, शिक्षा में क्या होगा, शिक्षा क्या करेगी आगे जाके, जो आज चल रहा है वो क्या करेगी एआई। और जल्दबाजी मत करो निष्कर्षों के अंदर, क्योंकि आपकी निम्न प्रकृति देगी जल्दबाजी, आपके जो उत्तर हैं वो निम्न प्रकृति के हैं। ये तो हमने बात करी थी कि कौन सा भाग कौन से चीज के लिए दूसरे में प्रवेश कर जाता है, इसलिए हम ये सोच के बैठे कि हमारे पास ज्ञान है तो हम खतरे से खेल रहे हैं। शक यदि करोगे, प्रश्न करोगे तो ज्ञान तक पहुंचोगे। ये समझना या इसको विचार करना तकलीफदायक है, पर रास्ता और नहीं है। हम सारे ज्ञानी हैं, जरूरत पड़ती है तब अपना वाला ज्ञान नहीं काम में आता, दूसरे वाला तो हम दूसरे को तो बता देते हैं। अभी क्या करना चाहिए, इसके लिए हमको एक प्रैक्टिकल, एक सशक्त रूप से, ये नहीं कि आज क्या करें, आज तो ये हो गया, आज वो हो गया, ये नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली कि जीवन एकदम चेंज कर दिया हमने। अब आगे चलते हैं, जो 10:30 तक है अपनी। तो इसमें क्या है, परिवर्तन और नवजागरण की बलवती आशा के द्वारा ऊपर की ओर उठ गई है। इन तीनों में से प्रत्येक अवस्था संस्कृति के विद्यार्थी के लिए अपना विशेष महत्व रखती है। यदि हमें भारतीय सभ्यता की मूल भावना को समझना हो तो हमें इसके प्रथम रचनात्मक काल, अब ये काल कौन से हैं वो भी बता दिए इन्होंने, वेद और उपनिषद, यही मैंने कहा अभी।
वेद और उपनिषद। पर वो कर क्या रहे थे? क्योंकि जब श्री अरविंद कह रहे हैं वेद को 2000 वर्ष से समझे नहीं, डायरेक्टली आप वेद रहस्य देते हो, उसके लिए कोई उसको समझने तैयार नहीं, तो कर क्या रहे थे वो? तो पहले प्रथम रचनात्मक काल के आरंभिक युग, इसके ओजपूर्ण सृजनात्मक बीज काल की ओर लौटना होगा, यदि हमें इसके भाव के स्थायी रूपों का अध्ययन करना हो और उस वस्तु का पता लगाना हो जिसे इसने अपने जीवन की मूलभूत लय के रूप में अंततः उपलब्ध किया। तो हमें शास्त्रों, मतलब वहां से चलती आ रही है, और धीरे धीरे बाद में जब इंट्यूशन बिल्कुल कमजोर हो गई, तब इसने शास्त्रों का निर्माण कर दिया। तो पहले युग में यज्ञ रूप से भगवान विष्णु मनुष्य के हृदय में निवास करता है सत्य युग के अंदर, और किसी बाहरी नियम की विधान की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ विधान प्रभावी है। दूसरे के अंदर भगवान विष्णु चक्रवर्ती राजा के रूप में आ जाते हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र ही पर्याप्त है कि सारे अपने धर्म के अनुसार चलेंगे। अच्छा, इसमें नहीं आ रहा क्या? ठीक है, मैं अभी शेयर दोबारा करता हूं। दूसरे युग के अंदर हाँ, जो अलग अलग युग हैं श्री अरविंद ने बताए हैं ये। अलग जगह से तीसरे युग के अंदर, तीसरे युग के अंदर क्या हुआ कि भगवान व्यास के रूप में आते हैं और सारी चीजों को कोडिफाई करते हैं शास्त्र के रूप में, क्योंकि अब आपकी इंट्यूशन बहुत नीचे आ गई। हर व्यक्ति से आशा नहीं करी जा सकती कि उसमें इंट्यूशन होगी, तो चक्रवर्ती राजा भी पर्याप्त नहीं है। चक्रवर्ती राजा तो खाली एग्जीक्यूशन अब करवाए तो करवाए, शास्त्र जो है वो प्रभावी हो गया। इसलिए हम तो शास्त्र के हिसाब से चलेंगे। इसके आज जो बातें इतनी प्रचलन में अब हैं भी नहीं, वो ये शास्त्र के रूप में ऐसे कहा गया है, शोध संतोष ये वो, ऐसे चलो सुबह ऐसे उठो, शास्त्र में ये कहा गया है। अरे इंटरप्रिटेशन करने वाले कहाँ हैं? किसके लिए कौन सा है? ये तीसरे काल के अंदर ही आया। चौथे काल के अंदर फिर बाद में विघटन का काल, कलयुग, जिसमें पुरानी जो चीजें हैं उन पे सब पे प्रश्न उठाया जाता है, उनको छिन्न भिन्न कर दिया जाता है एक नए युग के प्रवर्तन के लिए। ये युग चक्र चलता रहता है, पर ये असेंडिंग स्पाइरल है। अतिमानस के आने के बाद में इसकी जरूरत नहीं है। पर ये क्या होगा, कैसे होगा, अब इनकी चर्चा की बजाय तो प्रैक्टिकली हम क्या करें वो फ्रूटफुल है। वो जो होगा सो होगा। तो इसमें उपनिषदों के आरंभिक युग, इसके ओजपूर्ण ये हो गया। यदि हमें इसके भाव में जाना हो तो हमें स्थायी रूपों का अध्ययन करना होगा। स्थायी चीज कौन सी है? वेद। और धीरे धीरे उसने जो रूप अपनाए, वो रूप आपको तब समझ में आएंगे। इसलिए अपनी जो वर्ण व्यवस्था वाली पुस्तक है, बहुत ज्यादा मैच्योर प्रयास है वो। आज जितनी आपकी डिबेट्स है, यदि आप अपने उसी सामान्य स्तर के ऊपर उसको रिजोल्व करने का प्रयास करो, ये रिजोल्व नहीं हो सकती। वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की डिबेट्स तो आप सुनते हो, पर उस स्तर के ऊपर रिजोल्व नहीं हो सकती वो, क्योंकि उसका मूल डीप डाउन है। अब ये सारे मुद्दे ऐसे लगते हैं कि भाई अब रोजमर्रा में तो हमारे काम नहीं आ रहे, इसलिए बड़े एब्स्ट्रैक्ट से लगते हैं, जबकि फंडामेंटल इश्यूज हैं ये। तो हमें शास्त्रों और उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रंथों के परवर्ती, मतलब बाद के मध्य युग पर दर्शन और विज्ञान, व्यवस्थापन और राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत तथा बहुमुखी आलोचनात्मक विचार, आलोचना समालोचना, ये चीज ऊपर है, ये नीचे है, ये है जो आपके षड दर्शन आए वो भी किस तरीके से कर रहे हैं। धार्मिक विधान, कला, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला के युग पर दृष्टिपात करना होगा। यदि हमें इसकी सीमाओं, उन बिंदुओं को खोजना हो जहां यह एकाएक रुक गई और अपनी संपूर्ण या अपनी सच्ची भावना का विकास करने में असफल रही, तो हमें इसके अवनति काल के दुखदायी रहस्यों का बारीकी से निरीक्षण करना होगा। यदि अंततः हमें उन दिशाओं की खोज करनी हो जिनका अनुसरण संभवतः वह अपने रूपांतरण में करेगी,
और ये सारे सूत्र श्री अरविंद ने दे दिए। श्री अरविंद का आगमन ही इस रूपांतरण का उद्घोष है। मां श्री अरविंद का आगमन, और वो कहीं चले नहीं गए। आप में से जो भी थोड़ा सा उनके प्रति ओपन है, वो तुरंत अपनी पूरी सहायता, पूरी सारी चीज के साथ तैयार हैं। वो जिस जगत का निर्माण कर रहे हैं वो टेंजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं तो कैसे हो सकता है कि वो एक बीच में एक ऐसी कोई चीज आई, दिव्य जीवन का सपना दिया और वो चली गई, विड्रॉ करके चली गई। ये कैसे संभव है, ये बताओ मेरे को। पर अगर यही चीज प्रैक्टिकल है और पूरे विश्व में स्वीकार्यता बनती जा रही है, ऐसे समय जब पूरा विश्व इस चीज की मांग कर रहा है और भारत उसके टुकड़ों के ऊपर पल के और अपने ठिठक के पीछे हट जाए, क्या ये उचित है? और उसके अंदर से भी जिनके पास शब्द होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए ये शब्द? अगर उनके अनुयायियों के पास, जो कहते हैं हम अनुयायी हैं, और वो प्रयास नहीं करते इसका, तो किसके ऊपर आशा करनी चाहिए विश्व को आज? हम तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि पूरी मनुष्य जाति भारत की ओर निहार रही है। ये बात तो पूरा विश्व भी स्वीकार कर रहा है, हर देश स्वीकार कर रहा है इसको। जो भी चिंतन करने वाला वर्ग है वो सब स्वीकार कर रहे हैं कि भारत, पर उसका सूत्र कौन प्रदान करे? भावी विश्व धर्म का श्री अरविंद प्रदान करें। वाणी कौन प्रदान करे उसको? ये बात हमको एकदम प्लेन फैक्ट लगनी चाहिए। इसमें कोई इतना वजन ही नहीं लगना चाहिए। इसमें क्या बात है? साफ साफ चीज है ये तो। इसमें कोई संदेह है क्या किसी को? मेरे को तो नहीं लगता आपने बैठे हैं इसमें कोई संदेह होना चाहिए। तो ये ही जो ये कह रहे हैं, जो पीछे जो हुआ सो हुआ, आज जो नया युग है, जो भावी जो विश्व है, वो तो निहार रहा है हमारी ओर, भारत की ओर। इसमें मेरे को नहीं लगता कि हम में से बैठे हैं उनको किसी को भी डाउट है। उत्तरपाड़ा भाषण या जो श्री अरविंद की किसी ने भी, तो अब बस यही है, हम इस तक आ चुके, लोअर नेचर की ओर हमारी एनर्जी जाती है। तो ये द्रोह है एक तरीके का। हम समझते जरूर हैं, हम सारे खूब समझते हैं इस बात को, चाहते भी हैं। बस ये है कि हम इस तरीके की सेटअप भी बना लें। भाई कई बार हम में इंडिविजुअली इतनी सामर्थ्य नहीं होती, तब इस तरीके की कोशिश करें। भाई हम नियम विधान व्यक्ति के लिए शुरू में जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हेल्प की जरूरत है, रोज अपने आप को रिमाइंड करने की जरूरत है। उसके लिए अगर आप कोई आयोजन करोगे, ऑटोमेटिकली उसके कारण आपको गंभीर भी होना पड़ेगा। अभी अगर प्रतिबद्धता आपकी कोई चीज के प्रति होगी तो अपने आप ही आप कह दोगे नहीं, आप पेट में दर्द है पर चलना तो पड़ेगा, प्रतिबद्ध हैं हम। तो आपको ये प्रतिबद्धताएं बनानी पड़ेगी, ये सोच के कि हाँ हमको करना है ये काम, कि नहीं नहीं ठीक है माँ हमको प्रेरणा देगी वैसे ही चलेंगे। तो ये हम सब जानते हैं ये भ्रमित होने के तरीके हैं। प्रतिबद्धताएं बनानी पड़ेगी हमको कि जीवन में सारी एनर्जी माँ श्री अरविंद के प्रति जाएगी हमारी, और इसमें जीवन में कुछ नुकसान नहीं होगा, ये पक्की बात है। वैभव ही आएगा, फुलफिलमेंट आएगा, डेप्रिवेशन नहीं आ सकता। इसमें कोई संभावना है क्या डेप्रिवेशन की? हम जो बात कर रहे हैं इसमें किसी को भी लगता है कि इसके अंदर डिप्राइव हो जाओगे आप किसी भी चीज से? कैसे हो सकता है? भारतीय संस्कृति में तो कोई डेप्रिवेशन है ही नहीं किसी तरीके का। डेप्रिवेशन तो बाद में आया है। यहां उन्होंने इंडिया एज दे सॉ, वो बता रहे हैं एक एक घर के अंदर इतने इतने तो हल होते हैं, इतने इतने पशु होते हैं, सबके पास बगीचा है। गौशाला का कॉन्सेप्ट ये तो डॉक्टर धर्मपाल ने, जो तुम्हारे इसका गुरु था ये राजीव दीक्षित, उसने लंदन लाइब्रेरी के अंदर बैठ के सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए, और पूरी एक कि एक गौशाला बोल के उनके परिरक्षण की जरूरत ही नहीं, सारों के पास है, रक्षा किसकी? ये कॉन्सेप्ट सब बकवास हैं, ये बाद के समय के हैं। इतिहास यदि हम नहीं पढ़े, गड़बड़ है। यहां कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, पशुधन खूब आराम से, और इतनी अच्छी नस्ल का, आपके बीज इतनी अच्छी नस्ल के, अब तो लुप्त हो गई वो प्रजातियां। लंदन की वहां वो जो ब्रिटिश उसमें संसद में वो कह रहे थे कि यहाँ का जो किसान है वो बदमाश है, इसलिए ये यहाँ दुर्भिक्ष हुए। 152 या कितने साल के अंदर 42 बड़े दुर्भिक्ष जो सहस्राब्दियों में नहीं हुए थे, उस तरीके के हो गए यहाँ। ये बात लिख रहा है
इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, रमेश चंद्र दत्त, श्री अरबिंदो ने कोट किया इसको। ये उपलब्ध है, पढ़ो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को। क्या कर लगाया गया, क्या चीज लगाई गई, वो तो इकोनॉमिक हिस्ट्री बता रहा है, जबकि सरकारी कारिंदा था। जो फैक्ट्स ये वहां से निकाल के लेके आ रहे हैं, हम कहां आंखें बंद करके हुए? कैसे शांति से ये हो सकते हैं? इतिहास का ज्ञान नहीं। तो इसलिए अंततः हमें उन दिशाओं की खोज करनी हो जिनका अनुसरण संभवतः वह अपने रूपांतरण में करेगी, तो हमें पूर्ण रूप से यह समझने का प्रयास करना होगा कि इसके पुनर्जीवन के संधि काल मतलब ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है, ये सबसे खतरनाक है। आज का जो समय चल रहा है, ये एक सशक्त रूप से आओ खड़े हो, मिलो साथ में और कुछ करते हैं। पूरा जीवन तो झोंक ही दें कम से कम। इसमें तो लगता ही क्या है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है। जीवन झोंकने में लगता क्या है? और आपके पास पूंजी भी क्या है, और है भी क्या जो झोंक दोगे? इतना तो झोंकें, जो होगी देखी जाएगी। अरे संधि काल, चेतना का प्रादुर्भाव हो रहा, देश और दुनिया सारी संकट के अंदर है। एज इफ ये लग रहा है कि सुप्रामेंटल के ही विरोध के अंदर नई चेतना या नहीं आ जाए। आसुरी शक्तियां इसको निगलने के लिए तैयार खड़ी हैं। हर जगह युद्ध की स्थिति बनी हुई है कि मानव जाति न बचने पाए। हम अपनी सुखदता कहां टटोल रहे हैं? किस चीज में टटोल रहे हैं? ये बातें सामने आए। विज्ञान भी आपको ऐसी जगह ला के खड़ा कर देगा कि ये जो पुराने मानक आपके आज हैं, मेरे को नहीं लगता साल 2 साल बाद में, आज आप कैसे भी अगर दर्ज कर सको आज की स्थिति, 2 साल में तो रहेगी नहीं। एआई सारी चीज को, कंपनियों का सारा सेटअप चेंज हो गया, व्यापार धीरे 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 उसका प्रारूप चेंज हो गया। आप इन्वेस्ट करते हो तो आप जो पहले जिस तरीके से सिक्योरली करते थे, अब कितने कंसिडरेशंस हैं इसमें, करें या कल तो चेंज हो जाएगा। आपने व्यापार में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें आप सोचते हो अरे कल क्या होगा। ये टेक्नोलॉजी तो आपको आउटडू कर देगी थोड़े ही समय के अंदर। तो आप ये देखते हो कि अब तो सारी कंज्यूमर गुड्स हो गई है, ज्यादा नहीं चलेगी, इसको फटाफट कर लो। बिल्डिंगें भी है, लंबी नहीं चलेगी। आप तो इस तरीके भी, लोहा है, लोहे से फैब्रिकेट करके कर रहे हो, लोहा तो बिक जाएगा, बिल्डिंगें तो रहेंगी नहीं आपकी। आप अपने मानसिकता में देखो कि कितनी कितनी चीजें रीस्ट्रक्चर हुई हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। 3 जनरेशन का गैप तो हम देख पा रहे हैं। क्यों नहीं मंथन कर रहे हैं हम बैठ के इस बात का एक्चुअल के अंदर? ये यदि करते हैं, और मां श्री अरविंद ने इसका उद्घोष किया, इसलिए हम कोई अलग से लाइन टो नहीं कर रहे। ये नहीं करते तो अलग किसकी साधना कर रहे हैं? तो इसलिए संधि काल अभी तक विभ्रमित गतियों के तले में क्या स्थित है, श्री अरविंद ने सारी चीज कह दी। अब इसके अंदर एक चीज तो करने की क्या है, देश की, दुनिया की, आपके स्थानीय जो चीजें हैं उसमें क्या घटनाएं चल रही है, डीपर परिप्रेक्ष्य से उनको कैसे रखनी चाहिए, ये सबके सामने आए, एजुकेट किया जाए। अभी सच्ची खबर एक नहीं है। अगर आप किसी एक भी खबर को लेकर ट्रेस करते हो तो आप ये कहते हो सफेद झूठ है, एकदम झूठ है। ट्रेस करके देख लो आप, होती कुछ है और उसको दिखाते कुछ है। सही सही फैक्चुअली भी नहीं दिखा सकते, इंटरप्रिटेशन की तो चेतना ही नहीं रही। इंटरप्रिटेशन तो बहुत दूर की बात है, इंटरप्रिटेशन तो इसके ऊपर है कि आपके उससे लाभ क्या आने वाला है। युद्ध करेंगे तो इससे देश का क्या होगा वो नहीं, वोट में कितना कन्वर्ट होगा, इन दोनों में फर्क पड़ जाएगा। आप कोई भी निर्णय ले रहे हो, उससे देश के प्रति आपका प्रेम है या ये वोट में कन्वर्ट कितना होगा, इन दोनों से फर्क आ जाएगा आपके करने में, काम में। हर चीज के अंदर छोटा 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 अगर ये फर्क आएगा तो आपका जो मूल जो पवित्रता है माँ के कॉन्सिक्रेशन की, ये हम कर सकते हैं ये चीज। हमारा ग्रुप ये चीज कर सकता है, क्योंकि आपके पास एक डीपर शक्ति है। माँ के कॉन्सिक्रेशन से करना या और कोई दूसरा कंसिडरेशन बीच में आना, वो आपकी प्योरिटी जो कॉन्सिक्रेशन की है उसमें ब्रीच ले आएगा। पहले ये सचेतन होना, काम बारी तरीके से हो सकता है आप वो ही कर रहे हो,
हो सकता है बाहरी तरीके से बेटर कर रहे हो, पर आप जानते हो इसमें साइकोलॉजी में अंतर आ जाएगा। क्यों दीपक, ठीक बात है ये तो। अपन जो ये बात कर रहे हैं, हाँ राष्ट्रव्यापी रूप से ये चेतना ही नहीं रही। सबके ये आ गया कि ये कन्वर्ट कैसे होगा लाभ में। कोई भी आपका एक्ट लाभ में कन्वर्ट कैसे होगा, कॉमन मेंटेलिटी हो गई है। कोई भी एक्ट, हमारा ग्रुप अगर ये कहता है उसके पास एस्पिरेशन है, तो आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है, अगर आप काम में ले सको तो। क्योंकि इसी के आधार पे आप प्योरिटी को मेंटेन करोगे। और आधार क्या है? हाँ, इसके चैलेंजेस आएंगे, पर आप उस चैलेंज को ले सकते हो, आप ही ले सकते हो। जब दूसरे के पास है ही नहीं एस्पिरेशन, वो चैलेंज कैसे ले लेगा, ये बताओ। ये निर्णय आप लोगों के ऊपर छोड़ा गया है, हम सबके ऊपर है ये। सशक्त रूप से हमको खड़े होना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति क्या इतिहास रहेगी या वैभव में आज खूब ऐसे खलवती होके आगे निकल पड़ेगी, हमारे निर्णय पे निर्भर करती है। भारतीय संस्कृति कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज थोड़ी है। भारत क्या है? भारत कोई मिट्टी नहीं है। भारत को ये चीज, भारत तो एक जीवंत सत्ता है, और वो किसी के माध्यम से मूर्तिमान हो जाएगी। हम क्यों नहीं हो सकते वो व्यक्ति जिनके माध्यम से ये भारत की सत्ता मूर्तिमान हो जाए? हमने तो तय कर रखा है कि हम में से तो नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं हो सकती, ये बताओ। क्या वैभव होगा? नहीं तो क्या, किसका इंतजार कर रहे हैं? मृत्यु का। हम इंतजार किसका कर रहे हैं? ये हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट मुद्दा है। अब ये कितना भी आपको ओप्रेसिव लगता हो, कितना कुछ भी लगता हो, ये मेरी अपनी वाणी है, और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप हमसे अलग हो नहीं, हम तो सब एक हैं। इनमें से किन्हीं को भी वास्तव में एक दूसरे से सर्वथा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी एक काल में जो कुछ विकसित हुआ, उसका पूर्वानुमान और सूत्रपात उससे पूर्ववर्ती युग में हो चुका था। किंतु फिर भी किसी व्यापक एवं मोटे रूप में हम ये भेद कर सकते हैं अलग अलग युग का। और एक विवेकी विश्लेषक दृष्टि से के लिए ये आवश्यक भी है। ये ही विशेष प्रयास इस पुस्तक में है। कैसे भी इन पुस्तकों को आगे लेके जाओ, इसके लिए आपको जो करना पड़े सो कम है। मां भी कह रही है, इंदिरा गांधी को कह रही थी उस समय, लेके जाओ इसको, 70 में कह रही थी। किंतु इस समय हम केवल इन विकसित रूपों एवं मुख्य लयों से अभिप्राय रखते हैं, जो इसके महानतर युगों में बने रहे। अब ये आगे इसके बाद में कैसे इसने ये डेवलप किए, इतनी मैच्योर चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है ये। अगर हम इसको वास्तव में समझ पाए, मैं तो अपने समय पे पाता हूं, कहीं कहीं खड़ा हूं, नहा रहा हूं, धो रहा हूं, ये वंडर्स, ये सारा काम किया है, लिखा है, पर ऐसी चीज क्लिक करती है। अरे कितनी जबरदस्त बात कही है श्री अरविंद ने। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इस संस्कृति का निर्माण श्री अरविंद का किया हुआ है। ये निर्माण सारा इन्होंने किया है, और माँ इसको वेरीफाई कर रही है। ही हैज अचीव्ड ऑल, अटेम्प्टेड ऑल। इस संस्कृति को खड़ा ही इन्होंने किया है, नहीं तो और किसी चश्मे से तो आप देख नहीं सकते। और किसी चश्मे से आप देख लो वेद को, नजर नहीं आता। तो फिर ऐसी क्या विशेष बात है? गीता देख लो। ये हम कैसे लेके जा सकते हैं, और इसको जन जन के पास ये चीज भारतीयता की, अपने मूल से जुड़ेंगे तो संस्कृति आएगी। अब ये विचार मुश्किल हैं तो आजकल कौन पढ़ता है? तो अरे बीज बखेरो। प्रकृति किस तरीके से बीज बिखेरती है, कहां जाके पीपल उगता है, आप देखो। मतलब क्या हो जाएगा? आप अगर एक टारगेट लेते हो कि इतना का बजट हम एक सोसाइटी के रूप में इकट्ठा करते हैं, स्कूल्स के अंदर जाएंगे, हम उनको एक एक अपना पूरा सेट, एक एक चीज, अपनी पत्रिकाएं, ये चीजें उनसे हम कनेक्ट करेंगे, ये क्या बात है? उनसे चर्चा करेंगे। हमारी एनर्जी और सारे काम यही मां श्री अरविंद के काम में और 1000 में जा सकती है, जाएगी उसी काम में। ये तो संकल्प कर लें। और ये ही आगे विश्व को बचा सकता है। भारतीयता और खाली सनातन धर्म की बात नहीं, मनुष्य जाति इसी का इंतजार नहीं। दिव्यता, आप किस किस चीज की दिव्यता? दिव्य मानव, अति मानव, बातें ही हैं फिर तो। क्या कागजों में ही रहने की बातें? होगी नहीं होगी, हम दे दें अपने आप को।
अपना जीवन इसको दे दें, एक दूसरे को रिमाइंड करें। इसमें कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। हमारा इंटरेक्शन यही हो, एक दूसरे को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करें, हेल्प करें। अरे आप लोग तो बहुत अच्छा एक ग्रुप है वहां, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दूसरे को हेल्प करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो दूसरा व्यक्ति कहे भी मेरे तो हेल्प नहीं है, मैं तो अकेला पड़ गया। हमारे तो दिक्कत ही नहीं है भाई, कितना सशक्त अच्छा ग्रुप है हमारा। इस बारे में सोच के क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, खाली ये नहीं, क्योंकि अपन ये करो अपने तो कि इसको मूर्तिमान करना है अपने को, बस। जो होगी सो होगी, सब में कमियां हैं। अरे अब सबके नेचर हम जानते ही हैं, हमसे कोई छिपे थोड़ी हैं हमारे नेचर। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बशर्ते ये जैसा बढ़िया है तो आहुति लगेगी, खराब है तो आहुति लगेगी, बस। इसमें मेरा और आपके से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब एक हैं। ये आज का ये जो टेक्स्ट है वो तो है ही है, ये ढांचा तो हम पढ़ेंगे, पर ये संकल्प करके अब आप इसका प्रारूप जो अमली जामा जो है, हम अपने यहां से शुरू करें। और श्री अरविंद सोसाइटी के जो सेंटर्स है उसमें, अरे हम ही लोग अगर ये ढीले पड़े रहेंगे तो और किससे आशा कर रहे हैं। और हमारे ही सारे सेंटर्स ये सारे उद्दीप्त हो उठे, बताओ कौन रोक लेगा। हर स्थान में हमारे सेंटर्स हैं, कौन सा ऐसा है। और एस्पिरेशन सारों में कहीं ना कहीं कुछ न किसी कॉर्नर में तो है, इसीलिए उन्होंने वो भवन भी बनाया है, उसके अंदर वो जो भी व्यवस्था रख रहे हैं वो रख भी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सो कर रहे हैं भी अपने स्तर के ऊपर। उसी पार्ट को हमको तो एड्रेस करना है, जिसकी निष्ठा है वो थोड़ी है तो थोड़ी बढ़िया है, ज्यादा है तो ज्यादा बढ़िया है। टारगेट उसी को करना है, वही चीज सबसे कीमती है, सबसे पावरफुल भी वही है। और सब तो विभेद के तरीके हैं, और तो सब पुरानी मनुष्य जाति के तरीके हैं। इतनी बात मेरे को नए तरीके से समझ में आई है इन दिनों के अंदर, बिल्कुल स्पष्ट है, रेवलेशन के रूप में। बाकी तो ये बातें तो खैर चल ही रही है कितने समय से, पर अब डिसाइसिवली हम सब एक एकजुट होके और कैसे करें, अपने सारे रूटीन को ही चेंज ही कर देना, इसमें क्या फर्क पड़ता है। और चिंतन शुरू करें, विचार करना शुरू करें चीजों के बारे में नए सिरे से। किसी ने कह दिया इसलिए नहीं, ट्रेस करो उसको, इतिहास में चले जाओ, उसको फॉलो करो कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये इतनी बात अपन डेफिनेटली इसके अंदर, नहीं तो क्या करें इसका कुछ नहीं। ठीक है दीपक, ये बात तो ठीक है, ठीक है। आप लोगों का क्या कहना है हाँ इसमें। ये ठीक है, बात तो सही है। क्लोज कर दें यहाँ पर, ओम करें। हाँ नहीं, आप क्या कहते हो इस सारी बात में। ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं एक सशक्त रूप से क्रिया करने की, आप बोल रहे हो कुछ। कंक्लूडिंग तो आपके जो जो नेता हैं, जो आपके वही कह सकते हैं, कंक्लूडिंग नोट तो उनका आपके नेता का होना चाहिए। नेताजी बोलते। नेताजी कौन? नेताजी कौन है भैया? लीडर आप ही आप हो, होते आप हो हैं। इस पूरे के, आप पीछे कैसे हट सकते हो। पीछे कहाँ रहते हैं, सब लोग हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हम आपके पीछे कब आ रहे हैं? आप जब आ रहे हैं तो हम लोग चर्चा करेंगे उस समय तक। और 21-22 का है ना फाइनल आने का? 21-22 मैं देख का। ले, मैं आपको एक आध दिन में बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी लुक फॉरवर्ड टू करता हूँ, क्योंकि अपनी एक परिवार की जैसे चर्चा हो पाती है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है पंकज, बहुत अच्छी बातें हुई। सब लोगों ने मन में धारण किया है सारी बातों को। हाँ, ओम और से अब इसका समापन आप बताइए। नहीं नहीं, आप बताइए। नहीं नहीं, इसी से, इसी बात से, इसी शब्द के साथ समापन करते हैं कि सबने इसको मूल रूप से धारण किया है, जरूर, अवश्य। ये खाली सुनने की बात नहीं है, करने की बात है। नहीं मैं जानता हूँ ये बात तो, ये पक्की बात है, हाँ। ये मैं बिल्कुल जानता हूँ ये, इसमें तो कहने की बात ही नहीं। बस अब अमली जामा पहना के लग जाएं इसके अंदर, दूसरे चाहिए कहे तुम भूत हो गए तो विवेकानंद जी वाली बात टेबल पे रख लो। अब इससे एक्सट्रीम तो और क्या कर सकते हो, जबकि श्री अरविंद इससे आगे जा रहे हैं, श्री अरविंद इससे कम नहीं रह रहे। विवेकानंद जी जो ने जो बातें कही है, जो भी हम लोगों ने श्रवण किया, उसको शेयर कर देंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, कर दूंगा।
बिल्कुल। ठीक है, ओम करें। ओम करें। हाँ।